नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे बच्चों, आज करेंगे क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में, जो कि कल भी किए थे, लेकिन कल से डिफरेंट आज करेंगे। मतलब जो क्वेश्चन कल किए थे वो आज नहीं करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को जितना हम बताएं वो क्लियर समझ में आए। ठीक, तो चलिए पहले से तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिए और आप लोगों का क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हालांकि ये बात हम कभी नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, रोज नहीं बोलते हैं। ठीक, तो आज बोलने का मन किया तो बोल दिए। तो चलिए भाई, और आप लोग देखो, आप लोग अपने कम से कम एक दोस्तों के बीच ये क्लास शेयर जरूर करो, क्योंकि उसे भी इस क्लास की जरूरत है। क्योंकि अब आपके बचे 30 से 40 दिन, और 30 से 40 दिन में ताबड़तोड़ पढ़ाई करना है। ताबड़तोड़ जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन का ताबड़तोड़ पढ़ाई करना है। ठीक, और जब हम मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे, तो उसको सीधा रट जाओ। मतलब वो किसी भी प्रकार से रटो या फिर उसको घोल के पियो, किसी भी प्रकार से जो है वो आपकी जुबान पर होना चाहिए वो क्वेश्चन आंसर। ठीक, उसके बाद ही आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं एग्जाम में। हालांकि हम जो भी क्वेश्चन देंगे उससे तो क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग याद कीजिए। अब आपके बदले में हम तो जाकर के एग्जाम में नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो आप, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई। मेहनत हम तो अपने तरफ से पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने तरफ से 100% देना पड़ेगा, तभी जा करके आप रिजल्ट ला सकते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजते, ताली दो हाथ से बजती है। ठीक, तो हम इधर से हाथ लगाए, आप उधर से हाथ लगाएगा तो मित्रता का हाथ बन जाएगा। ठीक, तो जैसे आप लोग आरआर फिल्म में देखेंगे, हाथ ऐसे बंधा हुआ था, तो दो हाथ जब एक साथ हुआ उसके बाद ही एक बच्चे की जान बची थी। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, हम कितना भी मेहनत कर ले, आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। तो चलिए भाई, जो आपको समझाना था वो हमने आपको समझा दिया। अब आपकी क्लास की बारी है, तो क्लास किया जाए। ठीक, चलो क्या करने वाले, सो ऊपर लिख लेते हैं भाई। 2-3 दिन से आदत है कि हम ऊपर लिखते ही नहीं है कि क्या करने वाले हैं आज। तो चलो भाई लिख लेते हैं, मैथ VVI। ठीक, और ये VVI क्वेश्चन करेंगे आज। चलो भाई क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। भाई आज थोड़ा फास्ट करेंगे क्लास, क्योंकि कल 3-4 ही क्वेश्चन कर पाए थे और 45 मिनट चला गया था, इसीलिए आज फास्ट करेंगे, आराम से फास्ट बनाएंगे। जो सूत्र जहां पर आएगा उस सूत्र को याद करने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। ठीक, तो चलिए भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी ज्ञात कीजिए। किसका किसका एपी ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। जिसका तीसरा पद 5, तीसरा पद 5, तीसरा पद 5, पद 5 और सातवां पद 9 है, सातवां पद 9 है। भाई एपी ज्ञात करने के लिए हमने आपको समझाया था, बताया था, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर रिवीजन के तौर पर इसको करते हैं। ठीक, चलो भाई कैसे बनाएंगे वो देख लो। करना क्या है इसमें, पहले देखो ये तीसरा पद और पांचवा पद दिया हुआ है ना, तो पहले एक चीज बताओ, एपी यानी कि एपी का जो हमने आपको बताया था सूत्र एन वाला, एन वाला सूत्र हमने क्या बताया था, A+N-1, ठीक, इंटू डी, ये वाला सूत्र बताया था। ये वाला सूत्र हमने आप लोगों को क्लियर किया हुआ था। तो यहाँ पर क्या करना है कि एपी में जो है, इस एपी, ये एपी हमको ज्ञात करना है, जिसमें तीसरा पद हमको दिया हुआ है 5। तो A3 इक्वल टू क्या देंगे भाई, 5। ठीक, तो A3 इक्वल टू 5। एक काम करते हैं भाई, A3 इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो A3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A3 के लिए लिख सकते हैं A, ठीक, प्लस n के जगह पर 3 है, तो n के जगह पर हम भी यहाँ पर 3 देंगे। ठीक, तो n के जगह पर हम 3 देते हैं, -1 है, -1 देंगे, इंटू डी है, डी की जगह पर हमको कुछ नहीं, डी का डी देंगे, इक्वल टू में 5।
थोड़ी सी भाई आज फिर सर्दी हो गई है। तो यहाँ पर आप देखो ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 को डी से गुना करेंगे तो 2d हो जाएगा, 2d इक्वल टू 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि 7वां पद 9 है। क्या कह रहा है, 7वां पद 9 है, तो लिखेंगे a7। ठीक। 7वां पद 9 है तो a7 इक्वल टू 9। ठीक। a7 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू 9 है तो 9 देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 इंटू डी है तो 6d इक्वल टू में 9। ठीक। तो इसको ले लेते हैं तीसरा समीकरण। ठीक। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब आपको हमने विलोपन विधि समझाया था, विलोपन विधि हमने आप लोगों को बताया था। ठीक। जब हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे उस टाइम विलोपन विधि हमने आप लोगों को बताया था। तो आप चाहे तो इसका विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से आप चाहे तो इसका हल कर सकते हैं। इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, आपको जो विधि अच्छा लगे आप वो विधि यूज कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, ये समीकरण 3 लिखा गया, दोनों लिखना था समीकरण। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाने पर, या फिर इस जगह यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक। यहाँ पर लिख दीजिए भाई विलोपन विधि से, ऐसे लिख देंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। a प्लस 2d इक्वल टू में 5 है, और a प्लस 6d इक्वल टू में क्या दिया हुआ है भाई, 6d इक्वल टू में 9 है। ठीक। तो यहाँ पर एक चीज हमको देखो भाई मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर जो चीज हमको मिल रहा है वो मिल रहा है कि a और a दोनों बराबर है, दोनों बराबर। तो यहाँ पर हम ऐसे माध्यम कोष्ठक देकर के लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि एक जगह हमको जो है दो चीज एक ही समान मिल गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई घटाने पर। घटाने पर यहाँ लिख देने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस के नीचे फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमको बचा क्या, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4, लेकिन बड़ा वाला अंक में माइनस लगा है तो माइनस देंगे, और डी का डी इक्वल टू में यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है भाई बड़ा वाला अंक में माइनस लगाओ, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक। तो -4d इक्वल टू हमको निकल के आ गया -4d इक्वल टू -4। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो। ठीक। तो आगे हमको क्या मिलने वाला है वो देखो, आगे हमको मिलने वाला है 4d इक्वल टू में 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसीलिए d इक्वल टू हमको कितना आ गया भाई 1, d का मान हमको आ गया 1। ठीक। d का मान क्या आ गया भाई, हमको 1 आ गया। उसके बाद अब देखो क्या करना है, हमको d का मान 1 आया तो a का मान भी हमको मालूम करना है। तो a का मान मालूम करने के लिए लिख लेते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऐसा हम लिख लेते हैं। आपको जिस समीकरण में मन है उस समीकरण में रख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐतराज नहीं है। ठीक। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर हम फिलहाल यहाँ पर 1 में रख रहे हैं। ठीक। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है भाई कि a प्लस 2d इक्वल टू 5, तो यहाँ पर लिखते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 5, और इसमें d का मान 1 रखना है तो a प्लस 2 गुना 1 प्लस इक्वल टू में 5। ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इक्वल टू में 5, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 बराबर के साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, 5 - 2, तो a इक्वल टू निकल के आ गया भाई 3। a का मान हमको निकल के आ गया 3, और यहाँ पर हमको जो है d का मान निकल के आ गया 1। अब AP का क्या रूल होता है सो मालूम है, AP इक्वल टू लिख दो, AP इक्वल टू होता है भाई, पहले तो होता है AP इक्वल टू क्या A। ठीक। पहले होता है A, उसके बाद होता है A प्लस D, उसके बाद होता है A प्लस 2D। ठीक। उसके बाद होता है A प्लस 3D। ठीक। डॉट 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 आप लिख लीजिए आगे तक। ठीक। 3, उसके बाद a प्लस 4d, उसके बाद a प्लस 5d, ऐसे आप लिखते चले जाइए। ठीक। उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखो a का मान 3 आया है तो 3 दे दो। ठीक। और a का मान 3 आया है 3, प्लस d का मान आपको कितना आया भाई 1 आया तो 1 दे दो, फिर कोमा a का मान आपको 3 आया है तो यहाँ पर 3 देंगे। ठीक। 3 और प्लस 2 इंटू d का मान आपको 1 है तो 1 दीजिए, कोमा a का मान 3 है 3 दीजिए, प्लस 3 इंटू d का मान 1 है तो 1 दीजिए, कोमा डॉट डॉट डॉट। ठीक। आगे जब आप आइएगा तो 3 कोमा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, कोमा यहाँ 3 का 3 प्लस 2 और 1 को गुना करेंगे 2 हो जाएगा, कोमा 3 का 3 प्लस 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक। तो कोमा डॉट 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 आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है भाई
कि 3,4,3 और 2 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसा कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे एपी कैसे निकाला जाएगा। ये आपका एक ट्रिक बता दिए हैं, ये आपका जो है ट्रिक है। हालांकि ये सूत्र भी इसको कह सकते हैं। ठीक, इसको सूत्र भी कहा जा सकता है। ये जो सूत्र आप लिखे हैं ना, इसका छोटा रूप है। एपी निकालने का ये सूत्र लिखे हैं ना, ठीक, ये n1 पद निकालने का सूत्र है और एपी निकालने का ये सूत्र, एपी निकालने का ये सूत्र है एक तरह से। ठीक, तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। तो मैं अब साइड हो जाऊं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाई आज दोबारा हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे। आप लोग जब हम बताते हैं उस टाइम क्लियर आप समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो हल्का क्वेश्चन बता रहे हैं। जब टफ क्वेश्चन आएगा, भारी क्वेश्चन आएगा, तो उस टाइम जो है हम आपको क्या करेंगे, थोड़ा दोबारा बता देंगे। हालांकि टाइम ज्यादा नहीं हो इसके लिए हम आपको एक बार ही बता रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें लगता है इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत पहले से ये बात बता रहे हैं। ठीक, वैसे भी 10 मिनट लग गया आप लोगों को समझाने। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, चलो ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखो भाई क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि के किस मान के लिए जो है एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक, तो उस समीकरण का मान जो है बराबर है, उसमें के का मान क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे पहले समझ लीजिए। भाई किसी भी समीकरण का अगर मूल बराबर हो या फिर अगर उसका मान बराबर हो, ठीक, उस समीकरण का जो मान निकल रहा है या फिर उस समीकरण का मूल जो निकल रहा है, अगर वो मूल बराबर होना चाहिए, तो उस टाइम बीच वाला जो के का मान पूछ रहा है ना, बी के जगह पर जो के का मान है, ठीक, बी के जगह पर जो के का मान है, उस के मान के लिए जो है प्यारे बच्चों, उस के का मान के लिए डी आपका जो है 0 होना चाहिए। ठीक, डी आपका 0 होना चाहिए। तो डी जब आपका 0 हो जाएगा, ठीक, तो डी जब आपका 0 हो जाएगा तब जो है आपका जो मूल है वो बराबर हो जाएगा। ठीक, चलो इसी पर अब सॉल्व किया जाए। क्या सॉल्व किया जाए मूल बराबर होने के लिए? तो मूल बराबर होने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर है, लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, इसीलिए ठीक, इसीलिए का चिन्ह तो देने आता है भाई। इसीलिए डी इक्वल टू, यानी कि विभक्ति करके या फिर विवेचक कहिए, वो 0 होना चाहिए। डी निकालने का सूत्र क्या हमने आपको बताया था, वो सूत्र बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है भाई 0, क्या होता है 0। ये चीज हमने आपको बताया था। और यहाँ पर b की जगह पर क्या देना पड़ेगा भाई, b की जगह पर कुछ k है, ठीक, क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, एक जगह पर क्या है, एक जगह पर 2 है तो 4 गुना 2 गुना, c की जगह पर क्या है भाई, c की जगह पर 3 है तो 3 इक्वल टू में 0। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 3 के 24, ठीक, 4 दूना 8 8 3 24, तो 24 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया। तो के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 24, ठीक, माइनस 24 बराबर के साइड आएगा तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब के स्क्वायर इक्वल टू 24 आया है। अगर हम के पर से स्क्वायर हटाए तो यहाँ पर अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 24 हो जाना चाहिए। ठीक, ये चीज होगा कि नहीं होगा भाई। अब 24 का गुणनखंड आप लोगों को मालूम होगा, ठीक, तो के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 का गुणनखंड क्या होता है भाई, 24 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक, ये होता है, ये 24 का गुणनखंड होता है। तो के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 3 है रूट के अंदर में, ठीक, लेकिन यहाँ से 2 2 निकल करके 1 2 बन जाएगा, ठीक, और अंदर में क्या बच जाएगा 2 गुना 3, तो ये 2 या 6 हो जाएगा, तो 2 रूट 6 जो है आपका 24 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, तो आपको प्लस माइनस 2 रूट 6 है, तो इसीलिए के इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस 2 रूट 6, ठीक, और कोमा दीजिए माइनस 2 रूट 6, ये दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगर के का मान ये या फिर ये रखे तो हमारा मूल बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो बच्चों, क्लियर समझ गए हो तो अब मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, तो
अब मैं साइड हो जाता हूँ भाई, क्योंकि आप लोग बड़े खतरनाक हैं। नहीं साइड होऊंगा तो अरे भैया साइड होइए जल्दी से। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। चुकी का चिन्ह नहीं दिख रहा है भाई अच्छे से, जरा इसको बोल्ड किया जाए। ठीक है, बोल्ड कर देते हैं इसको बोल्ड कर देते हैं। इसमें क्या है भाई, ये चुकी का चिन्ह नहीं दिख रहा है आप लोगों को, अब दिख रहा होगा। इसलिए का चिन्ह नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक, अब तो सब कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, इसलिए का चिन्ह नहीं दिख रहा, ये भी अब दिख रहा होगा। अब ठीक है, ठीक, एक बार हम भी देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है या फिर नहीं। अब दिख रहा होगा भाई, अब क्लियर अच्छा से दिख रहा है। चलो बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भाई हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, कई बार सॉल्व किए हैं जब 1 चैप्टर पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक, तो अब भी सॉल्व किया जाए और बड़े आसानी से सॉल्व किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे लिखते थे माना कि यदि संभव हो। ठीक, लिखते थे यदि संभव हो, यदि संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये काम हम लोग करते थे। ठीक, परिमेय संख्या है। अब आप लोग पूछिएगा कि भैया उधर जगह काहे खाली करती है। ठीक, तो हम बताते हैं। ठीक, इसके सामने से हम बनाएंगे इधर, और इधर जगह इसीलिए खाली की क्योंकि इधर जो है, इसके बाद इधर हमें जो है इधर की जरूरत है। ठीक, अब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो हम इसको परिमेय संख्या माने तो हम ऐसा लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं और लिखेंगे जहां जहां पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू जो है, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा है तो 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ, तो हम ये काम करते थे कि यदि संभव हो तो माना कि ये जो संख्या है रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ पी और क्यू जो है एक धन पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ये चीज लिख देते थे, पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये चीज हम लोग लिखते थे, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब समझते हो, जो दोनों तरफ हो। ठीक, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये चीज हम लोग लिखते थे। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को जो है ख्याल होगा, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये चीज लिखने के बाद हम लोग क्या करते थे, ये चीज लिखने के बाद क्या करते थे कि इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे, तो हमको आ जाता था रूट 5 क्यू इक्वल टू आ जाता था पी, और इसको फिर पलट देते थे तो पी इक्वल टू आ जाता था रूट 5 क्यू। और फिर हम क्या करते थे, दोनों ओर वर्क करते थे, तो दोनों ओर वर्क करने पर, तो दोनों ओर वर्क करने पर, जब दोनों ओर वर्क करते थे, ठीक, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है भाई, दोनों ओर वर्क करेंगे तो हमको पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक, पी स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या आ गया भाई, 5 क्यू स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो उससे पहले लिख देंगे चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, वर्ग विषम होता है, विषम होता है। ये चीज हम लोग लिखते हैं, और ये चीज लिखने के बाद हम क्या करते हैं, P इक्वल टू लिख देते हैं 5 क्यू, ये चीज हम लिख देते हैं। ठीक, और ये चीज लिखने के बाद हम क्या करेंगे भाई, ये चीज लिख देने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, अब लिखेंगे माना, फिर लिखेंगे माना, या फिर ऐसे लिख देंगे m इक्वल टू सॉरी q इक्वल टू लिख देंगे 5 क्यू, क्या लिख देंगे 5 क्यू। ये चीज हम लिख देते हैं q इक्वल टू 5 क्यू, q इक्वल टू 5 क्यू नहीं भाई, हम लिखते हैं p इक्वल टू q इक्वल टू 5 क्यू लिखेंगे। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा हमको p इक्वल टू लिखते थे, p इक्वल टू लिखते थे 5m, यहाँ क्यों नहीं लिखते थे, p इक्वल टू 5m, ये चीज लिखते थे, और यहाँ पर लिख देते थे माना, क्या लिखते थे भाई, माना। ये चीज लिखने के बाद हम क्या करते थे, अब ध्यान से सुनो,
ये चीज लिखने के बाद हम क्या करते थे, फिर लिखते थे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर लिखने के बाद हम करते थे पी स्क्वायर इक्वल टू में 5m का होल स्क्वायर होता, ठीक। और पी स्क्वायर इक्वल टू में हमको क्या आ जाता भाई 25m स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो कि पी स्क्वायर इक्वल टू में हमको 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई 5q स्क्वायर इक्वल टू में 25m स्क्वायर। तो यहाँ से 5 एकम 5, 5 जा 25, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 5m स्क्वायर। फिर लिखते हैं चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ठीक, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, का वर्ग विषम होता है, विषम होता है, विषम होता है, ठीक। इसलिए q इक्वल टू 5m, ये चीज हमको आ जाता था। तब हम देखते थे कि q इक्वल टू 5m और p इक्वल टू हमको आया है, p इक्वल टू भी आया है 5q। दोनों 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में है, तो लिखते थे चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या लिखते थे, चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड क्या है भाई 5 है, चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, मान्यता के विपरीत है, मान्यता के विपरीत है। विपरीत मतलब क्या भाई उल्टा, ठीक, विपरीत मतलब उल्टा, ठीक, तो विपरीत है। इसीलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये लिखने के बाद हम नीचे लिख देते थे प्रूव, ठीक। तो यहाँ पर आप देखो क्या करना है, लिखना है, चूंकि लिखना है क्या भाई, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे तो हम √5 इक्वल टू p/q लिख सकते हैं, ठीक। p/q लिखने के बाद हम लिखेंगे जहाँ p और q एक धन पूर्णांक है तथा इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमारे मानने के कैटेगरी में आया है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि जब मान लिए ऐसा लिख दिए हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो √5q इक्वल टू हमको p हो जाएगा, पलट देंगे तो p इक्वल टू √5q हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि दोनों और वर्ग करने पर लिख देते हैं, तो दोनों और वर्ग करते हैं तो हमको आ जाता है p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, ठीक। 5q स्क्वायर आ जाता है तो स्क्वायर स्क्वायर साइड होगा, तो यहाँ पर p इक्वल टू 5q हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि p इक्वल टू 5m मान लेते हैं, मानने के बाद फिर क्या करते हैं दोनों और वर्ग कर लेते हैं, ठीक। दोनों और वर्ग करने पर हमको आ जाता है p स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू हमको पहले से आया है क्या भाई 5q स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर लिख देते हैं p स्क्वायर की जगह पर, और 25m स्क्वायर जो है इसको रहने देते हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो हमको q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद लिखते हैं चूंकि विषम संख्या का जो वर्ग है वो विषम होता है, ये बात हम लिखते हैं जहाँ चूंकि, इसीलिए का चिन्ह वहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से, ठीक। चूंकि विषम संख्या का वर्ग विषम होता है इसीलिए q इक्वल टू क्या लिखते हैं 5m। फिर लिखते हैं चूंकि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 5 है, कैसे, तो एक यहाँ q इक्वल टू 5m है और यहाँ p इक्वल टू 5q है, दोनों में 5 जो है उभयनिष्ठ है, मतलब 5 जो है दोनों में है, ठीक, दोनों के गुणनखंड में है, तो ये जो है 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। इसलिए जो है √5 जो है हमारा अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि हमने जो माना था कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया है, तो इसीलिए जो है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे पहले थोड़ा नीचे झुक गए, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ढक्कन भाई गिर गया था मार्कर का, इसलिए तो मैं अब साइड हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु, क्या कह रहा है, यदि बिंदु x, y से जो है 7,1, दो बिंदु है 7,1 और 3,5, जो कि x, y बिंदु से जो है समदूरस्थ है, तो x और y में क्या संबंध है, वो संबंध निकालने के लिए कह रहा है। चलो सोल्यूशन करते हैं। इसमें क्या करना है आपको,
पहले देखो x कोमा y है, x कोमा y ये एक बिंदु है, ठीक, ये एक बिंदु है मान ली। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों। तो ये जो बिंदु है x कोमा y, ठीक, और यहाँ पर क्या है देखते हैं। और एक बिंदु है 7,1, तो यहाँ पर 7,1 ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं 3,5, ठीक। तो कह रहा है क्या कि 7,1 और 3,5 जो है ये बिंदु जो है, ये बिंदु इस बिंदु x, y से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। अगर x बिंदु हम मान ले यहाँ पर x, y बिंदु, तो यहाँ से इसकी दूरी, ठीक, और यहाँ से इसकी दूरी, दोनों की दूरी जो है समान है। तो यहाँ पर एक चीज समान, तो अभी दूरी नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए ये बिंदु, ठीक, ये बिंदु यहाँ पर आना चाहिए। तो ये बिंदु जो है समान है, ठीक। तो यानी कि समदूरस्थ है, मतलब क्या, समान दूरी पर है। तो समान दूरी पर है तो कह रहा है एक्स तथा वाई में संबंध ज्ञात कर दिए, ठीक। तो हम यहाँ पर एक चीज बताते हैं, इसको अब इतना चीज कर ही लिए हैं तो ये वाला भी खींच दो लाइन भाई, बेचारा त्रिभुज बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी लिख लेते हैं। अब देखो समदूरस्थ है, एक्स कुमा वाई से ये बिंदु बी और सी समदूरस्थ है, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु ए, क्या लिखेंगे चूंकि ए से, या फिर ऐसे लिखते हैं चूंकि बिंदुए समदूरस्थ है, लिखेंगे चूंकि बिंदुए समदूरस्थ है, चूंकि बिंदुए समदूरस्थ है, ठीक, ऐसा लिखना है, चूंकि बिंदु समदूरस्थ है। इसीलिए का चिन्ह तो देने आता है भाई, बोल्ड कर देते हैं आप लोगों को अच्छे से दिखे। इसीलिए जो ये जो दूरी होगी ए बी, ठीक, ए से बी की दूरी, ए से बी की दूरी, बी की दूरी, यहाँ पर दूरी लिख देते हैं भाई, ए से बी की दूरी, ठीक, इक्वल टू, ए से बी की दूरी ए बी हो जाती है, ठीक, तो ए बी लिख देते हैं, और इक्वल टू बी, ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक। तो ए बी, ए से बी की दूरी ए बी और ए से सी की दूरी ए सी हो गया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा बताते हैं। अब देखो दूरी सूत्र तो आप लोगों को मालूम होगा, अंदर रूट में क्या होता है, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। x1 माइनस x2 तो x माइनस 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 7 ए बी के लिए, ठीक, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y1 क्या हो जाएगा y, ठीक, और उसके बाद माइनस वन का स्क्वायर, ठीक, और यहाँ इक्वल टू दे दिया जाए, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद करेंगे एसी, हमको निकालना है, एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंदर रूट में, यहाँ भी अंदर रूट में दूरी सूत्र आप लोगों को मालूम है, ठीक। तो यहाँ पर अंदर रूट में क्या हो जाएगा, x माइनस x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक। ये चीज आप लोग कर देंगे, ये चीज कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर अंदर में ही काम किया जाए भाई, इसका काम क्रिया अंदर में ही कर दिया जाए। तो अंदर में इसका काम क्रिया करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है वो देख लो, x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक, और ये बीच वाला प्लस है तो प्लस देंगे, y का स्क्वायर, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, ठीक। ये सूत्र आप लोगों को मालूम होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक, उसी सूत्र पर बैठा रहे हैं। आप चाहें तो ये हम इसको 2 इंटू ए बी को इधर अलग क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमको सूट करे, ठीक, इसलिए अलग लिख रहे हैं। आप चाहे तो ये 2x इंटू 7 जो है इसको आप बीच में भी घुसा सकते हैं, एक्स स्क्वायर के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो है कुछ फिटिंग करना है, ठीक, इसलिए ऐसा हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक, और ये बीच वाला प्लस है तो बीच वाला प्लस दे दो, ठीक, बड़ा वाला में दे दिया बीच वाला प्लस, ताकि आप लोगों को दिखने में अच्छा लगे भाई। और यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, ठीक, ये चीज हो जाएगा।
अब आगे क्या करना है बताते हैं। आगे जब आप आइएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, क्या हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा, माइनस 2 7 दूना 14x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक, और ये माइनस 2 और 1 को गुना करेंगे 2 और y 2y इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है भाई, यहाँ पर मिलने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 तिहाई 6x, ठीक, प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूना 10y, ठीक, ये चीज आपको मिल गया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब आगे हम यहाँ पर आते हैं, ठीक, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं भाई, जगह तो नहीं बचा फिर भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करना है बताते हैं, यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, यहाँ देखो लिख देंगे दोनों ओर वर्क करने पर, क्या लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर, इतना छोटा दिख रहा होगा, लिख कर पहले देख लेते हैं आप लोगों को, दोनों ओर वर्क करने पर, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्क करेंगे तो भाई रूट हट जाएगा, इसके ऊपर जो रूट लगा हुआ है ये रूट हट जाएगा, तो हमको अंदर वाला सब बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 49 माइनस 14x, उसके बाद क्या है प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक, और माइनस 2y इक्वल टू में क्या है भाई एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये चीज आपको दिख रहा है, हम एक बार देख लेते हैं आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ लगभग दिख रहा है, हाँ अब क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल कर दो, वाई स्क्वायर है इसको भी कैंसिल कर दो, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है 49 और 1 दोनों प्लस में है तो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा भाई 50, ठीक, ये माइनस 14x है तो माइनस 14x, माइनस 2y है तो माइनस 2y, ठीक, इक्वल टू का इक्वल टू देंगे भाई, यहाँ पर क्या है भाई 9 और 25, ठीक, दोनों प्लस में जोड़िएगा तो कितना होगा भाई, दोनों को जोड़ने पर आपको मिलेगा 34 से मिलेगा भाई, अंक जोड़ने दो, हाँ 34 और ये माइनस 6x है तो माइनस 6x दीजिए, माइनस 10y है तो माइनस 10y दीजिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा आप लोग, एक काम कीजिए 50 को यहीं पर रहने दीजिए, ठीक, और ये 34 को उठा करके इधर फेंकेंगे तो माइनस 34 हो जाएगा, और आप लोग बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा, फिलहाल हमारे पास जो यहाँ जो है जगह की कमी हो रही है इसलिए हम बराबर को यहाँ पर उठा कर ले आए, लेकिन आप बराबर के नीचे बराबर दीजिएगा जिस तरह से हम यहाँ बराबर के नीचे बराबर दिए हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो माइनस 6x है तो माइनस 6x दे दो, माइनस 10y है माइनस 10y दे दो, अब यहाँ पर देखो माइनस 14x को बराबर के उस साइड फेंकेंगे तो प्लस 14x हो जाएगा, ठीक, और माइनस 2y को बराबर के साइड फेंकेंगे तो प्लस 2y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो 50 में से 34 जाएगा कितना होगा भाई, 50 में से 34 जाएगा हो जाएगा 16, कितना 16, ठीक, 16 हो गया, और यहाँ इक्वल टू दीजिए, और देखो भाई बड़ा वाला अंक में प्लस लगाए हुए तो प्लस तो छुप जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा कितना होगा भाई 8, यहाँ लिखेंगे 8x, और यहाँ पर 10 बड़ा वाला अंक है 10 और छोटा वाला अंक है 2, तो बड़ा वाला अंक में माइनस लगाए माइनस लगाओ, 10 में से 2 जाएगा 8y, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और हो रहा है, क्या हो रहा है कि 16 इक्वल टू हो रहा है 8, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक, 8 कम 8 8 दूना 16 हो जाएगा, इसीलिए जो हमको मिलकर निकल के क्या आ रहा है x माइनस वाई इक्वल टू में ये 2 जो आ रहा है ये 2, यही हो जाएगा भाई संबंध, यही आंसर हो गया, ठीक। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए, जब इतना लिख लीजिए और उसके बाद ऊपर में आइएगा, ठीक। तो क्लियर आप लोग समझ गए होंगे, तो अब मैं साइड हो जाऊं क्योंकि आप लोग क्लियर समझ गए, फिर समझा देते हैं, चूंकि लिखेंगे चूंकि बिंदु समदूरस्थ है इसलिए ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी बराबर हो जाएगी, बराबर होने के लिए आपको सूत्र यूज करना पड़ेगा, दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र आप यूज कीजिएगा तो आपको जो है संबंध निकल के आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू
2। ठीक, कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, जो समझने वाली बात थी वो हमने आपको समझा दिया। तो चलो भाई, मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो भाई, माध्यिका से क्वेश्चन पूछा है। भाई माध्यिका तो हमने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ, टारगेट चल रहा है भाई। जो नहीं पढ़े हैं कुछ भी, उसके लिए भी अच्छा मौका। ठीक, तो चलो भाई बताते हैं कैसा करना है। इसमें माध्यिका निकालना बहुत आसान है, आप लोग को जब इस टाइप के दिया होगा तब। ठीक, और जब आप लोगों को सारणी बना करके दिया रहेगा तब थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इस टाइप के जब आप लोगों को दिया रहेगा तब थोड़ा सा टफ आप लोगों के लिए हो जाएगा। लेकिन जब आपको इस तरह से दिया रहेगा उस टाइम इतना सुकून भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, क्या करे भाई, मिटा दे। चलो भाई मिटा देते हैं इसको, जिसकी जरूरत हमें नहीं है उसको काहेला रखे यहाँ पे, हमको इस सारणी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करना है बताते हैं। मार्कर में इंक कमी पड़ गई, इंक की क्या करेंगे, जब इस टाइप के आपको दिया रहेगा, एक आंकड़ा दिया रहेगा, ठीक, उसमें पूछेगा आपको माध्यिका कैसे निकाले। तो माध्यिका निकालने के लिए थोड़ा सा फंडा बताते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही आपको जानना है। माध्यिका निकालना बहुत आसान है, लिखेंगे माध्यिका इक्वल टू माध्यिका। माध्यिका कैसे लिखता है भाई, माध्यिका इक्वल टू, माध्यिका इक्वल टू, आंकड़ा दिया हुआ है कि आपको 18, 13, 17, 12, 16, 19। अब आपको क्या करना है, इस आंकड़ा को या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर आप इसको घटते क्रम में सजा लीजिए। आप लोग जब तक एस्नो पाउडर नहीं लगाइएगा, जब तक आप सब्जी में नमक नहीं दीजिएगा, सब्जी में मसाला नहीं दीजिएगा, सब्जी कैसे अच्छा लगेगा, स्वाद में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा नमक मार देना है, थोड़ा सा मसाला मार देना है। ठीक, इसमें क्या करना है आपको, इसको जो है या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर आप इसको घटते क्रम में सजा लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पर इसको बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो पहला सबसे छोटा अंक खोजेंगे, बढ़ते क्रम के लिए हम सबसे छोटा अंक पहले खोजेंगे। यहाँ पर 12 है, 12 के बाद इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, 13 है, 13 से थोड़ा सा बड़ा इसके बाद कौन है, 16 है, 16 से थोड़ा सा बड़ा इसके बाद कौन है, 17 है, 17 से थोड़ा सा बड़ा इसके बाद कौन है, तो 18 है, 18 से थोड़ा सा बड़ा इसके बाद कौन है भाई, 19 है, 19 से बड़ा 20 होता है। तो 20 कहीं है इसमें, नहीं है भाई। 2 4 6, 2 4 6, 6 हमको मिल गया। अब क्या करना है, जितना इस दाया साइड से हम खींचेंगे या कहिए दाया साइड से जितना हम अंक निकालेंगे उतना ही बाया साइड से निकालेंगे। तो देखो भाई, पहले तो इसमें जो है ये जो आंकड़ा, ये सम आंकड़ा है। ठीक, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप लोग बताओ 6 सम है या फिर विषम। आंकड़ों की संख्या यहाँ पर 6 और 6 जो है सम होती है। जब सम हो तो आप क्या कीजिएगा, इधर से खींच लीजिए, इधर से खींच लीजिए और बीच में 2 बच जाएगा, बीच में 2 बच जाएगा। तो आपको क्या करना है, लिख देना है, यहाँ पर लिखिएगा माध्यिका। ठीक, पहले तो यहाँ पर इसको आप ऊपर से, यहाँ आपको नहीं लिखना है माध्यिका, माध्यिका अब आपको यहाँ लिखना है। ठीक, वहां हम समझाने के लिए बता रहे थे कि ऐसे आप माध्यिका निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे आपको थोड़ा सा हिंट देना था। ठीक, तो आप यहाँ पर अब लिखेंगे क्या भाई, माध्यिका। ठीक, माध्यिका लिखने के बाद आप क्या कीजिए, इधर से तो 2 छांटे, इधर से भी 2 छांटे। ठीक, और आप अगर आपको नहीं मालूम है तो आप क्या कीजिएगा, जितना इधर से है उतना ही इधर से भी छांट लेते हैं। ठीक, तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका है, आप इधर से छांटिए 3 गो, इधर से भी 3 गो छांट लीजिए, बीच में कुछ नहीं बचा भाई। तो जब बीच में कुछ नहीं बचा तो जिधर से हम छांटे हैं उधर से ये वाला अंक ले लो और इधर से आने पर ये वाला ले लो। 16 + 17, 16 + 17 और बटा में 2 दे दो, बटा में 2। ठीक, तो बटा में 2 देगा तो आपको क्या आ जाएगा भाई, 16 और 17 को जोड़िए, 7 6 13 का 3, हाथ में 1 और 1 1 2 1 3, 33/2 और 2 से आप 33 में भाग दीजिए तो कितना होगा भाई, 2 से 33 में भाग देंगे तो 16.5 हो जाएगा, ये आपका माध्यिका हो जाएगा। ठीक, 16.5 ये आपका माध्यिका हो जाएगा। 16.5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है उसको या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर घटते क्रम में सजा लीजिए। बढ़ते क्रम घटते क्रम सभी को आता होगा, आरोही अवरोही आता होगा। उसके बाद क्या करना है आपको,
आराम से जितना अगर हम दाया से छाटे, जितना जितना आंकड़ा हम दाया से छाट रहे हैं उतना ही आंकड़ा हमको बाया से छाट रहे हैं। अगर बीच में हमको कोई आ गया आंकड़ा, जैसे हमको यहाँ पर 16 17 आ रहा है, ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 12 13 15 16 17 18 19, ठीक, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो अगर हम 3 इधर छांटते 3 इधर छांटते तो बीच में हमको बचता 16। तब यहाँ पर डायरेक्ट माध्यिका क्या हो जाता भाई, डायरेक्ट माध्यिका हो जाता है यहाँ पर हमको भाई 16, ठीक। लेकिन हमको ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तब हमको क्या करना पड़ा भाई, इस 16 को और इस 17 को दोनों को जोड़े और 2 से भाग दिए तो हमको आया 33/2। तो 33/2 को जब दशमलव में लाए तो 16.5 हमको आंसर आ गया, ठीक। तो हमें लगता है अब आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। इसको मिटा दें या फिर रहने देते, मिटा देते हैं क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का ये आंसर तो नहीं होगा। इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। ये समझाने के लिए था और जिसकी जरूरत है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक, उसका व्यास दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो अब कहता है कि उसका जो है क्या निकालना है, उसका निकालना है अब उसका आयतन, ठीक। और वो बेलन है, बेलन का आयतन का क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हमने संपूर्ण सूत्र का जो एक वीडियो लाया था उसमें आप लोग को बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच आपका बेलन का आयतन का सूत्र। लेकिन आपको यहाँ पर दिया क्या हुआ है भाई, व्यास दिया हुआ है, ठीक। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास या फिर लिखिएगा बेलन का त्रिज्या। क्या लिखेगा, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या सॉरी यहाँ पर व्यास लिख देते हैं, ठीक, थोड़ा क्लियर रहेगा, ठीक। बेलन का व्यास इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, 42 सेंटीमीटर, ठीक। तो त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा व्यास का आधा, ठीक। तो 42 सेंटीमीटर बटा 2, 21 दूना 42 होता है, ठीक। ये हो गया आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। ऊंचाई आपको क्या दिया हुआ है भाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आयतन निकालना है। तो लिखिएगा बेलन का आयतन, क्या लिखिएगा, बेलन का आयतन, आयतन इक्वल टू क्या लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन का, ठीक। पाई का मान आप बैठाइए 22/7 इंटू आर क्या निकला है आपको 21, इसका होल स्क्वायर कीजिए इंटू एच आपको क्या दिया हुआ है 10। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 10, 7×21। अब यहाँ पर देखो 22 दिया 66, 66 को 10 से गुना कीजिएगा, 66 को 10 से गुना कीजिएगा तो 660 हो जाएगा। उसको अब 22 दिया 66, 66 को हम 10 से गुना किए तो हो गया 660। अब 660 को हम 21 से गुना कर लेते हैं, ठीक। 21 से इसको गुना करते हैं तो 660 का 660 और 0 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, यहाँ पर निकल के आ रहा है 0 6 6 2 8 13,860। कितना आ रहा है 13,860। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको सीधा भी गुना करके देख सकते हैं, हमने इसको जो है टेढ़ा मेढ़ा गुना किया है, ठीक। लेकिन आंसर आपका सही है, आप लोग गुना करके इसको देख लीजिए, ठीक। हमारा तो गुना भाई सही है, हम अपना सही तरीका से गुना किए हैं। अब आप लोगों का क्या तरीका है गुना करने का तो आप लोग जानिए, लेकिन गुना सही है। आप गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 13,860 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आंसर, ठीक। आपका क्लियर हो गया। सूत्र पर बैठाइए, आंसर निकालिए, बात खत्म और कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है, खास करके बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक। चलो भाई अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले लेंगे। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का मस दिया हुआ है, लस भी दिया हुआ है और एक संख्या भी दिया हुआ है। तो कह रहा है दूसरा संख्या वो क्या है, वो संख्या निकालिए, ठीक। तो इसमें क्या करना है, मस दिया हुआ है, लस दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है। सूत्र आपको पता ही है कि लस गुना मस, या फिर ऐसे लिखिए
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, लसा गुना मसा। ये जो है आपका एक सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ पर पहली संख्या आपको दिया हुआ है 725, दूसरी संख्या मालूम करने के लिए कह रहा है तो लिख देंगे यहाँ पर ओनली फॉर दूसरी संख्या। ठीक, और इक्वल टू में लौसा आपको दिया हुआ है कितना भाई, 145 दिया हुआ है। लौसा 145 नहीं, मौसा 145 है। लौसा आपको दिया हुआ है 2175 और मौसा दिया हुआ है 145। ठीक, ये गुना है 725, इधर आएगा और बाटा में हो जाएगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 2175 गुना 145 बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा 725। ठीक, एक चीज यहाँ पर देख रहे हो भाई, तीनों 5 5 है, क्यों ना 5 से काट दिया जाए। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो भाई 5 दूना 10, 5 9 45, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5 एकम 5। ठीक, और 5 चौका 20, 5 25, 145। ओहो भाई, यहाँ पर थोड़ा सा क्यों ना हो 145 को 145 से उड़ा दे, क्या जी, 145 को 145 से उड़ा देते। रुको, जानते ऐसा होने वाला है तो आराम से उल्टा पुल्टा काटते। रुको, इसको हम अभी खलास करते हैं। यहाँ पर 145 और यहाँ पर क्या है भाई 725 है, तो यहाँ 5 से काटो, 5 चौका 20। ठीक, 5 तिया 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 25। ठीक, और सही कटा है भाई, 5 से भाग दो, 2175 में 5 से भाग दो, क्या हो जाएगा भाई 5 चौका 20। ठीक, और यहाँ पर 17 उतरेगा तो 7 उतरेगा तो यहाँ 5 तिया 15, यहाँ पर 2 आएगा, 5 25। हाँ भाई 435। ठीक है, यहाँ पर हमारा ठीक है भाई, यहाँ पर जो है हमारा ठीक है। यहाँ पर ये कटा और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 145 हो जाएगा, 145 145 कैंसिल आउट। दूसरी संख्या हमको निकल के क्या आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या इक्वल टू में हमको निकल के आ रहा है 435। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, क्लियर है, बड़ा आसान था क्वेश्चन। चलो भाई, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेट हो जाता हूँ और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, आ गया त्रिकोणमिति से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। भाई देख लो, हाँ 13/12 दिया हुआ है sec थीटा इक्वल टू, तो आपको क्या करना है, मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक, क्वेश्चन मेरे मुंह पर याद हो गया तो आंसर भी आएगा। इसमें क्या करना है आप लोग को बताते हैं, क्लियर सुन लो। इसमें आपको सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हमको ब्लू पेन यूज करना था, ब्लैक ले लिए। आपको सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है भाई, सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। ठीक, ये दिया हुआ है। सेक थीटा इक्वल टू सूत्र क्या होता है, सो पहले मालूम है क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई कर्ण बटा आधार। ठीक, आधार। आपको जो है यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि कर्ण आपका दिया हुआ है भाई 13। ठीक, और आधार आपका दिया हुआ है भाई 12। ठीक, ये चीज आपको मालूम चल गया। अब तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लीजिए। लंब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर को जो है घटाने पर, जो कि अंदर रूट में होना चाहिए, और उसको जो है घटाना है। अंदर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 169 माइनस 144 घटाने पर आपको आ रहा है 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। लंब आपको निकल के आ गया कितना भाई 5। ठीक, लंब निकल के कितना आ गया भाई 5। अब क्या करना है, जो सूत्र है उस पर लाना है। तो उससे पहले क्वेश्चन को देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पर एक चीज पहले क्लियर कर लो, 1 को a माने तो यहाँ पर और साइन थीटा को b माने तो यहाँ पर एक सूत्र हमको यूज हो रहा है। वो यूज क्या सूत्र हो रहा है पता है? a प्लस बी, याद आया कुछ? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर नीचे में यहाँ पर 1 को a माने, कॉस थीटा को b माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र क्या होता था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब भी रहता है तो उस टाइम होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये होता है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक, और नीचे में क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। ठीक, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये चीज होगा। ये चीज होने के बाद आपको क्या महसूस होगा? ये चीज होने के बाद आपको महसूस होगा कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे में आपको क्या हो जाएगा? या फिर यहाँ पर एक चीज कर लेते हैं, हमको मान ना निकालना है, इतना तामझाम क्यों? हमको मान निकालना है, इतना तामझाम क्यों? तामझाम ठीक है तामझाम ठीक है भाई। 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज लिख लेंगे। और ये सूत्र किसके बराबर में आता है? ये सूत्र आता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर में। ठीक, और नीचे वाला आता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर में। ठीक, क्या? तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं भाई? इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है आपको पता है? कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार आपका क्या है? 12, तो यहाँ पर दीजिए 12, कर्ण आपका 13 है तो 12 बटा 13, और मेन बटा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब आपका निकल के कितना आया भाई? 5 आया है लंब निकल करके, तो 5 बटा कर्ण कितना है? 13, तो 13। अब इसका कर दो स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर है साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर बनता है भाई। ये 13 को कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट वैसे भी होगा ही, कैंसिल आउट होगा ही, तो कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 बटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 5 का स्क्वायर 25, तो 144 बटा 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्लियरली आंसर हो गया। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए क्या क्या? थोड़ा सा सूत्र का यूज किया, थोड़ा सा दिमाग का यूज किया, बन गया। आपको कर्ण आधार दिया हुआ है, आधार लंब निकाल लीजिए, लंब निकल के आ जाएगा तो आप क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर आएंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, बाहरी सूत्र का यूज करेंगे। वो बाहरी सूत्र क्या है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक, तो वो सूत्र यूज करेंगे तो हमको आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमितीय सूत्र का यूज करेंगे तो हमको आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या सूत्र होता है? सो मालूम है? उसका सूत्र होता है, उसको हम लिख लेंगे ऐसे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से अलग भी दिमाग यूज कर सकते हैं। वो दिमाग क्या यूज कर सकते हैं? तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक, और स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? अगर हम ये सब मिटा दें, इसको अगर यूज करें तो यहाँ पर हम बताते हैं, ब्लैक पेन ले लें। ठीक, तो अगर हम यहाँ तक आ गए, हमको ये वाला नहीं लिखना है, हमको ये वाला नहीं चाहिए, तो हम ये वाला लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉट थीटा का सूत्र होता है आपको क्या भाई लोग? कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब नहीं, आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। यहाँ पर लिखेंगे आधार, ठीक, बटा लंब। ठीक, और इसका स्क्वायर। आधार आपके पास क्या है भाई? 12, लंब आपके पास क्या है? 5, 12 बटा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बटा 5 आ जाएगा। किधरों से आप क्या कीजिए, किधरों घूम फिर कर आइए, आंसर आपका वही आने वाला है। अब आपका मन कर रहा है कि आप कैसे बनाए। ठीक, आप कैसे बनाए इसको, ये अब आपका मन कर रहा है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने दोनों तरीका बता दिया। यहाँ पर ब्लैक वाला यूज कर लेते हैं पेन, तो आप ब्लैक से चाहे तो ब्लैक वाला बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ब्लू वाला को आगे जाने दीजिए,
आपको जिस पे मन करे उस पे जो है आप लोग बना लीजिएगा, आपको जो आसान लगे। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोग अपना काम कर दीजिए। जो चैनल पर जाओ भाई सब्सक्राइब कर लो। आज भाई 2 बार बोल चुके हैं नहीं, तो चलो भाई कोई बात नहीं, इतना इतना होते रहता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गया, दोनों तरीका बता दिया। एक बात ख्याल रखना भाई, जब आप ब्लू वाला बना रहे हो तो अगर ब्लू वाला पूरा बनाएंगे तो काला वाला छोड़ देना। अगर काला वाला बना रहे हो तो जहाँ से काला वाला स्टार्ट किए हैं ब्लू के ठीक सामने, ठीक, तो वो जो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर है उससे नीचे जो हम 12/13/5/13 का जो स्क्वायर किए हैं वो वाला छोड़ देना जब आप काला वाला लिखोगे, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक वृत्त जो है उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है एक पी बिंदु है, ठीक। और उस पी बिंदु से जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, और जबकि वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है वो बताइए। पहले क्लियर समझ लो पिक्चर में। ऐसे एक क्या है, वृत्त है, वृत्त तो मेरे से बना नहीं भाई, फिर भी कोशिश किए। अब यहाँ पर जो मानो कि ये केंद्र है वृत्त का, ठीक, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पी बिंदु है, ठीक। क्या है, ये पी बिंदु है, ठीक। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये जो पी बिंदु से वृत्त की जो परिधि है उस पर खींचा गया है, क्या भाई, उस पर खींचा गया है इस पर स्पर्श रेखा, ठीक। तो ये वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 5 सेंटीमीटर ये है, ठीक, और ये 20 सेंटीमीटर है। और आप लोग इतना ध्यान समझ लीजिए कि जब भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस टाइम जो है वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, स्पर्श रेखा के मध्य और वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। तो आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ये कि ये जो आप देखे हैं इसमें आपका ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है कर्ण। आपको निकालना क्या है भाई, लंब। अगर ये P है तो इसको हम A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं O, ठीक। OA और OP हमको मालूम है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, हम निकाल सकते हैं AP। क्या निकालेंगे भाई, AP। AP निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, AP इक्वल टू, ठीक, अंडर रूट OP का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस OA का होल स्क्वायर, ये चीज करेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर निकालिएगा OP कितना है भाई 20, तो 20 का होल स्क्वायर माइनस OA कितना है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो आपको निकल के आएगा कितना भाई 375, और 375 निकल के आया। अब आप क्या करेंगे, 375 का वर्गमूल करेंगे। हमें यहाँ पर करते हैं इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड करते हैं 375 का गुणनखंड किया जाए भाई। इसमें हम लगाते हैं 3 से, तो 3 से लगाते हैं तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 125 आता है। 5 से 5 25, 5 125, फिर यहाँ 5 से लगाते हैं 5 25, यानी कि 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, हमको निकल के क्या आ जाएगा भाई 5√15, 5√15 निकल के आ जाएगा। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा ओ AP। क्या हो जाएगा, AP इसका आंसर हो जाएगा 5√15 ये आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए P बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, कितना है भाई, वो है 5√15 सेंटीमीटर, ठीक। तो लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, की लंबाई इक्वल टू 5√15 सेंटीमीटर आंसर, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोग का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया, बस सूत्र का यूज किया। आप लोगों को सूत्र तो मालूम है भाई, 20 सेंटीमीटर भाई आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक। 20 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कर्ण। और ये 5 सेंटीमीटर जो है ये अगर ऐसे अगर हम समकोण त्रिभुज में ऐसे ले तो इस टाइप से हमको जो है त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो इस टाइप से बन रहा है, तो ये त्रिज्या जो है हमारा AO, ठीक, ये सॉरी
ओ ए जो त्रिज्या है हमारा, ओ ए जो त्रिज्या है, ओ ए नहीं भाई, ओपी यहाँ आता है तो ओपी कर्ण है, तो ओ और यहाँ पर लंब बन रहा है ए बिंदु पर ए, तो ये जो ओपी है ये हमारा त्रिज्या हो, सॉरी कर्ण है, ठीक। और यही जो है ओ से पी की बिंदु है, ठीक। और ये ए जो है जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा आई है वो ए बिंदु है, ठीक। और यहाँ पर जो है क्या होता है 90 डिग्री कोण बनता है, और ये जो है ये ओ ये केंद्र है वृत्त का, ठीक। तो अब तो क्लियर समझ में आ गया होगा, इसको सीधा करके बता दिए तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए हैं। इसको अब मिटा दिया जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हमने साइड होकर के बता दिया था आप लोगों को। देखते हैं अब क्वेश्चन किया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, टाइम का भी तो अभाव है भाई। छोड़ देते हैं हम, क्या टाइम का भाई, टाइम देख लेते हैं कितना समय हो गया आप लोगों के लिए। 1 घंटा पार गया, 1 घंटा हो गया। तो अब क्या किया जाए, पढ़ोगे और तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं पढ़ोगे तो छोड़ रहे हैं भाई। वैसे भी 50 मिनट से ज़्यादा आप जब पढ़ लेते हो तो आपको 10 से 15 मिनट की रेस्ट चाहिए, इसलिए हम अब क्लास को एंड करेंगे। आप लोगों का माइंड भी थोड़ा सा जो है अब रिकवर हो जाए, रेस्टोर हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।